बहुत समय पहले की बात है। अनंतपुर नाम के गांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ बहुत तेज थी, जिसकी वजह से गांव में बने मिट्टी के घर ढह जाते हैं। गांव वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं खड़ी एक लड़की, जिसका नाम सिया था, वो बोलती है, हे भगवान, इस बाढ़ की वजह से तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। पता नहीं अब हम सबका गुजारा कैसे होगा। लगता है हमें मदद के लिए रानी परी को बुलाना ही होगा। लेकिन रानी परी हम सबकी मदद क्यों करेगी? तुम्हें नहीं पता, रानी परी बहुत दयालु है। रानी परी अक्सर गांव में आती है और गरीब लोगों की बहुत मदद भी करती है। लेकिन रानी परी को ये सारी बात कैसे पता लगेगी? मेरे पास रानी परी की दरबारी परी का फोन नंबर है, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। इतना बोलकर निशा रानी परी की दरबारी को फोन लगाती है और बोलती है, दरबारी परी, मैं पृथ्वीलोक के गांव अनंतपुर से निशा बोल रही हूँ। हमारे गांव में बाढ़ आई है, जिसकी वजह से हम सबका घर ढह गया है। यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मैं रानी परी को तुम्हारी समस्या बता दूंगी। उसके बाद दरबारी परी फोन रख देती है और रानी परी से कहती है, रानी परी जी, अनंतपुर गांव से किसी निशा का फोन आया था और उसने बताया कि उन सबके गांव में बाढ़ आई है, जिसकी वजह से उनका घर बह गया है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे इसी वक्त पृथ्वीलोक जाकर गांव वालों की मदद करनी होगी। इतना बोलकर रानी परी पृथ्वीलोक जाने लगती है। दरअसल रानी परी के बाल सोने और चांदी के होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे देखो तो, रानी परी के दोनों बाल सोने और चांदी के हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो रानी परी है और उनके पास तरह तरह की जादुई शक्तियाँ होंगी, तो इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है। तभी रानी परी बोलती है, गांव वालों, आप सब परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर रानी परी अपने सोने का एक बाल तोड़ती है और फिर चांदी का एक बाल तोड़ती है। उसके बाद रानी परी दोनों एक एक बाल जमीन के अंदर दबाकर रख देती है। निशा, तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है क्या? हाँ रानी परी जी, मैं अभी लाई। उसके बाद निशा थोड़ा सा पानी लेकर आती है और रानी परी को दे देती है। रानी परी सोने और चांदी के बाल वाली जगह पर थोड़ा सा पानी छिड़क देती है। तभी अचानक वहाँ दो पेड़ आ जाते हैं। सुनहरे पेड़ पर ढेर सारी अनाज की बोरियां थी और चांदी के पेड़ पर बहुत सारे नोट थे। मैंने ये दो जादुई पेड़ लगा दिए हैं। सुनहरे पेड़ से तुम लोग जितना चाहो अनाज ले सकते हो। वही दूसरी तरफ चांदी के पेड़ पर बहुत सारे रुपए पैसे के नोट हैं। उससे तुम जितने चाहो नोट ले सकते हो। इन पैसों से तुम सब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। रानी परी की ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपकी वजह से हमारे सारी समस्या का समाधान हो गया। ये तो मेरा फर्ज है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सभी गांव वाले एक एक करके सुनहरे पेड़ से अनाज के बोरियां और चांदी के पेड़ से नोट ले लेते हैं। थोड़ी देर में सभी गांव वाले अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं। तभी दोनों पेड़ जमीन के अंदर चले जाते हैं। परी की मदद से अब हम सबके पास अनाज और पैसे दोनों हैं। अनाज से हम अपना पेट भरेंगे और इन पैसों से हम अपना एक नया घर बनाएंगे। हाँ, ये काम हम आज से ही शुरू कर देंगे। इस तरह उसी दिन से गांव वाले घर बनाने के काम में लग जाते हैं और 1 महीने में सभी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब गांव वालों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस के गांव में नैना नाम की एक लालची लड़की रहती थी। नैना को रानी परी के चमत्कार के बारे में पता चल जाता है और वो सोचती है, अरे वाह, ये रानी परी तो सच में बहुत शक्तिशाली है। मुझे किसी भी तरह रानी परी के सोने और चांदी के बाल हासिल करने होंगे। उसके बाद मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। मैं कल ही परी महल जाऊंगी। इस तरह नैना रानी परी के सोने और चांदी के बाल हासिल करने के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह जल्दी उठकर नैना परीलोक जाती है और रानी परी से कहती है, रानी परी जी, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। वो मेरे से घर का सारा काम करवाती है और मुझे खाना भी नहीं देती है। आज मेरे से एक छोटी सी गलती हुई और उन्होंने मुझे मार मार कर घर से बाहर भगा दिया। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए कुछ देती हूँ। नहीं रानी परी जी, आप बस मुझे अपने परी महल में नौकरानी का काम दे दीजिए। मैं नौकरानी का काम करूँगी और मेहनत से अपना गुजारा करूँगी। रानी परी नैना की झूठी बातों में आ जाती है और उन्हें नैना पर तरस आने लगता है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे महल में रहना और सफाई का काम करना। उस दिन से नैना महल में साफ सफाई का काम करने लगती है। सफाई करते हुए नैना अपने मन में सोचती है, रात को रानी परी के खाने में नींद की दवाई मिला दूंगी, जिसके बाद रानी परी गहरी नींद में सो जाएंगी और मैं उनके चांदी और सोने के थोड़े से बाल काटकर पृथ्वी लोक चली जाऊंगी। रात को नैना देखती है कि रानी परी के कमरे के बाहर 2 परी सैनिक कड़ी पहरेदारी दे रही है। अरे यहाँ पर बहुत कड़ी पहरेदारी है। अब मैं रानी परी के खाने में नींद की दवाई कैसे मिलाऊं? अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है और रानी परी की बेटी का जन्मदिन आता है। रानी परी नैना के पास केक लेकर आती है और उससे बोलती है, नैना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए तो महल की सभी परियों में ये केक बांट दो। नैना को केक देखकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। नैना अपने मन में सोचती है, अरे वाह, आज तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। अब मैं इस केक में बेहोशी की दवाई मिलाकर सभी परियों को खिला दूंगी। इतना बोलकर नैना केक में बेहोशी की दवा मिला देती है और एक एक करके महल में मौजूद सभी परियों को खिला देती है। उसके बाद नैना रानी परी के शरबत में नींद की दवाई मिला देती है और उन्हें पिला देती है। शरबत पीने के बाद रानी परी गहरी नींद में चली जाती है और फिर नैना उनके सोने और चांदी के बाल थोड़े थोड़े काट लेती है। रानी परी के थोड़े से सोने और चांदी के बाल लेकर नैना पृथ्वी लोक आ जाती है और खुद से बोलती है, अब तो मेरे घर में सोने और चांदी की बारिश होगी। सोने और चांदी के जादुई बालों, मेरे घर में सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश कर दो। नैना के इतना कहते ही उसके घर में पत्थरों की बारिश होने लगती है। पत्थरों की बारिश की वजह से नैना का सर फट जाता है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हुआ? मेरे सर से तो बहुत खून आ रहा है। इतना कहते ही तभी कुछ ही पलों में नैना की जान चली जाती है। इस तरह अपनी जान से हाथ धोकर नैना को अपने की सजा मिल जाती है। 2 जादुई साड़ी। रामपुर नाम के एक गांव में विमला अपने पति के साथ रहती थी। विमला की एक 2 साल की परी नाम की बेटी भी थी। विमला का पति बहुत बीमार रहता था, इसलिए घर चलाने के लिए विमला लोगों के घर जाकर साड़ियाँ बेचने का काम करती थी और उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन विमला के पति सुरेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। विमला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अस्पताल लेकर जा सके। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं साड़ियों को लेकर शहर जाऊंगी और वहाँ जाकर साड़ियों को अधिक दाम में बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे उनसे आपका इलाज करवाऊंगी। इतना कहकर विमला अपने छोटी बच्ची को अपने पति के साथ छोड़कर शहर की तरफ चली जाती है। गांव से शहर के लिए जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। विमला नदी पार करने के लिए नाव में बैठ जाती है। विमला थोड़ी ही दूर गई थी कि बहुत जोर से हवा चलने लगी और विमला की नाव का संतुलन खराब हो गया और वो नदी में गिर गई। विमला की सारी साड़ियाँ भी नदी में ही गिर जाती हैं। विमला किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी से तो बाहर आ जाती है, लेकिन वो अपनी एक भी साड़ी नहीं बचा पाती है। सारी साड़ियाँ नदी में बह गई थीं। हे भगवान, मेरी सारी साड़ियाँ नदी में बह गई हैं। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो मैं दोबारा साड़ियाँ खरीद सकूं। अब मैं अपने पति का इलाज कैसे करवाऊंगी? विमला उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी विमला के रोने की आवाज सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल विमला के सामने प्रकट होती है। वो एक अच्छी चुड़ैल थी। अगर कोई भी वहाँ परेशानी में आता था तो वह उसकी मदद किया करती थी। वो विमला से कहती है, तुम कौन हो बेटी और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? यहाँ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ। विमला पहले चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है, तो चुड़ैल उसे समझाती है, बेटा तुम मुझसे डर मत, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ। चुड़ैल की बातें सुनकर विमला चुड़ैल को सारी बातें बताती है। विमला की बात सुनकर चुड़ैल को उस पर बहुत दया आती है। तुम चिंता मत करो बेटी,
मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ जिसकी मदद से तुम बहुत अमीर बन जाओगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम उसे पहनकर जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल विमला को एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी देती है जो कि चमक रही थी। विमला उस साड़ी को देखकर बहुत खुश होती है। वो जैसे ही साड़ी को अपने हाथ में लेती है, अपने आप विमला की पुरानी साड़ी की जगह नई वाली साड़ी उसके शरीर पर बन जाती है। उसके बाद विमला साड़ी की शक्तियों से उड़ने लगती है और उड़ते हुए अपने घर जाती है। तभी विमला के पड़ोस में रहने वाली उर्मिला नाम की औरत उसे देख लेती है। अरे, ये विमला इंसान होकर हवा में कैसे उड़ रही है और इसके पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आ गई? ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे सच्चाई का तो पता लगाना ही होगा। इतना कहकर उर्मिला विमला के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगती है। कमरे के अंदर विमला का पति खाट पर बीमार पड़ा था और जोर जोर से खांस रहा था और विमला की बेटी अपने पिता के बगल में बैठी रो रही थी। विमला जैसे ही अंदर जाती है, उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी बेटी दूध पीने लगती है। तभी सुरेश विमला से पूछता है, अरे विमला, तुम्हें इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से मिली और तुम्हारे अंदर आते ही ये जादू कैसा था? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जी, आपको पता है, शहर जाने के लिए जो नदी आती है, उस नदी के पास एक पेड़ है। उस पेड़ पर एक अच्छी चुड़ैल रहती है। उसी ने मुझे ये साड़ी दी है। ये कोई साधारण साड़ी नहीं है, ये एक जादुई साड़ी है। इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद विमला जादुई साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे घर को बहुत सुंदर बना दो। देखते ही देखते विमला का पूरा घर बहुत सुंदर बन जाता है। दूसरी तरफ खिड़की के बाहर उर्मिला खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। अपनी आंखों से इस साड़ी का जादू देख उर्मिला के मन में लालच आ जाता है। अब मैं नदी के पास जाकर उस पेड़ वाली चुड़ैल से जादुई साड़ी मांगूंगी जिसकी मदद से मैं भी अमीर बन जाऊंगी। इस तरह लालच में आकर उर्मिला नदी किनारे उस पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां चुड़ैल रहती थी और वहां खड़े होकर झूठ मूठ रोने का नाटक करती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, कोई मेरी मदद करो। उर्मिला के रोने की आवाज सुनकर पेड़ से चुड़ैल नीचे आ जाती है। तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, कल रात मेरे घर में आग लग गई और मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। आपने एक साड़ी विमला को दी है, मैं चाहती हूँ दूसरी साड़ी आप मुझे दे दें। लेकिन वो चुड़ैल बहुत होशियार थी। चुड़ैल उर्मिला की चालाकी समझ जाती है और मन ही मन उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। उसके बाद चुड़ैल अपनी शक्ति से एक साड़ी प्रकट करती है और वो साड़ी उर्मिला को दे देती है। साड़ी लेकर उर्मिला बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। घर जाकर वो जैसे ही साड़ी पहनती है, उसके पूरे घर में सच में आग लग जाती है। उर्मिला किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका पूरा घर जल रहा था। उर्मिला मदद के लिए विमला को बुलाकर लाती है। विमला अपनी साड़ी की मदद से उसके घर की आग बुझा देती है, लेकिन फिर भी उर्मिला की सारी संपत्ति जल चुकी थी। ये सब देखकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उर्मिला रोने लगती है। मैं तो बर्बाद हो गई, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है विमला। मैं भी तुम्हारी तरह जादुई साड़ी हासिल करना चाहती थी, इसलिए मैंने उस चुड़ैल से झूठ बोला और जरा देखो, सचमुच मेरे घर में आग लग गई और मेरी सारी जमा पूंजी जलकर राख हो गई है। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो चुड़ैल से जाकर माफी मांगती है। चुड़ैल उसके घर को वापस पहले जैसा कर देती है और उर्मिला को माफ भी कर देती है। अब उर्मिला ने सोच लिया था वो कभी लालच नहीं करेगी। तो देखा दोस्तों आपने, लालच करना एक बुरी आदत होती है जिससे हमें हमेशा नुकसान ही होता है। तो हमें सदैव लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ज़ोरा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।